गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। अगले टास्क में हमने पार्ट 6 एकांकी भरत के बारे में पढ़ाया था और उसका स्वाध्याय भी लिखाया था। आप लोगों ने उसका स्वाध्याय भी लिख दिया होगा। आज हम पार्ट 7 सोच अपनी अपनी सोच यानी कि विचार दृष्टिकोण, सबके जो विचार होते हैं अलग अलग होते हैं। अंग्रेजी में हम कहते हैं कि डिबेट। तो उसी तरह सबके विचार जो होते हैं वह अलग अलग होते हैं। सबका जो मन होता है अलग अलग होता है। किसी वस्तु के बारे में सबकी राय अलग अलग होती है। तो वैसे ही आज हम इसके पाठ में समझने वाले हैं। हम अपने शाला के अंदर अपने जो वाद विवाद की प्रतियोगिताएं स्पर्धाएं हमने देखी हैं। इसमें कुछ विद्यार्थी किसी विषय के एक पक्ष में बोलते हैं तो कुछ विद्यार्थी जो होते हैं विपक्ष में अपने विचार रखते हैं। इस पाठ में ऐसे ही कुछ विषय दिए गए हैं और विद्यार्थियों को इनका समर्थन करना है और कई विद्यार्थी इसका विरोध भी करेंगे और उनको इनका कारण भी बताना होगा। किंतु आज हम प्रत्यक्ष नहीं हैं तो उसके बारे में हम अपना जो वाद विवाद है कर सकते नहीं हैं। किंतु मैं यहाँ से जो पाठ है उस पाठ को समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद એટલે अंग्रेजी में कहिए तो डिबेट। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निश्चित किया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने विचार इकट्ठे करके कार्यक्रम में श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। श्रोता यानी कि सुनने वाले। एक वक्ता पक्ष वक्ता यानी कि बोलने वाला अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता यानी कि बोलने वाला विपक्ष में होता है, उसके विरोध में बात करता है। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षियों के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। तो अब हम ये जो पाठ है उस पाठ को समझने का प्रयत्न करेंगे। इसमें दो चित्र दिए गए हैं। आप लोगों ने ये जो चित्र है ध्यान से देखना है आप लोगों को। फिर नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर वाद विवाद करवाइए। तो यहाँ पर जो दो चित्र हैं, पहला प्रश्न है दोनों चित्रों में क्या अंतर है। तो आप दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए। तो पहला जो चित्र है, दोनों चित्रों में से एक जो पहला चित्र है वह गांव का है और ये जो दूसरा चित्र है वह नगर का चित्र है। गांव के चित्र में हमें नदी दिखाई देती है और जो शहर का चित्र है उसमें नदी नहीं है। गांव के चित्र में उसके जो नदी है, नदी के उसके घाटों पर नहाते हुए, कपड़े धोते, पानी भरते, काम करते हुए लोग दिखाई देते हैं। गांव में जो कच्चे घर हैं वह हमें दिखाई देते हैं। लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण दिखाई देता है। अब हम ये जो नगर का चित्र है, शहर का जो चित्र है उसे देखेंगे। तो नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफ सड़क हैं, पक्के मकान हैं, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहन के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में हैं। तो आपको ये उत्तर आपको लिखना है। गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? तो गांव के जीवन में सादगी है, सरलता है, किसी की बनावट और तड़क भड़क नहीं है, लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं। नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। नगर का जो चित्र है उस नगर के चित्र में नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है।
लोग आधुनिक और फैशनेबल होते हैं, फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा सब्जी खरीदते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर रहता है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती है। लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर रहता है। नगर के जीवन में अनेक दोष हैं, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल, कॉलेज होते हैं। इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में मददरूप होते हैं। उन्नति प्रगति में जितने अवसर नगर में हैं उतने गांव में नहीं होते, इसलिए मुझे नगर के जीवन ही रुचिकर लगता है। तीसरा प्रश्न है, क्या तालाब का जल पीने के योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तो तालाब का जो जल होता है, पानी पीने की योग्य नहीं होता, क्योंकि तालाब चारों ओर से बंद होता है। उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है। पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं, जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है। इसीलिए तालाब का जो जल होता है वह पीने के योग्य नहीं होता। अब हम नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार का कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उस शब्दों के आधार पर हमें बताना है। प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी की सुविधा, दूरभाषा, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात यानी कि आने जाने का माध्यम, ग्लोबल वार्मिंग, ये जो शब्द हैं उनके आधार पर हमें विज्ञान वरदान है या अभिशाप अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। तो प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं, दो भाग होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाई बताता है और दूसरे में उसकी बुराई दिखाई जाती है। विज्ञान को भी एक कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली के खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीज़र, गिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली ये अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन हैं। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, साधन, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी हैं। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार हैं। कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही देन हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चांद की धरती पर उसने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख को लूट रहा है। पर इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों, खोजों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण बढ़ गया है। इसमें संदेह नहीं है कि ये विज्ञान के अभिशाप हैं, श्राप रूप हैं, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में इसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही
जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधाएं मिली हैं। आगे हम देखते हैं कौन शक्तिशाली है। कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित समझाइए। तो कलम जो होती है वह लिखने का काम करती है, जबकि तलवार जो होती है वह युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है और तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा हुआ है। कलम जो होती है वह कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है। तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम जो होती है वह आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है, लोगों के दिल को जीतती हैं, वह बुरे को अच्छा बनाती हैं। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो, वाल्तेयर की कलम की ताकत से हुई थी। तलवार जो है वह रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है, जबकि कलम की शक्ति युगों युगों तक छाई रहती है। इसीलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। अब दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये जो पैराग्राफ दिया गया है, बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह, इसको आपको 2 बार पढ़ना है। इसके बाद आपको ये जो उत्तर हैं लिखने हैं। अब मैं उसके जो उत्तर हैं आपको बता देता हूँ। अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित हैं? तो वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित हैं कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद है, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों पर उसका निर्माण हो। तीसरा जो प्रश्न है, रेखा खींचकर सही जोड़ मिलाइए। तो सबसे पहले 424 हैं, उसमें उत्तर आएगा पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी पर, ये जो है यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद 1.6 करोड़ वर्ष, तो उसका उत्तर है नए ग्रह की उम्र। जो दूसरा है वह आपको ऐसे करना है ये। फिर 10 करोड़ वर्ष, तो उसमें उत्तर आएगा पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। फिर उसके बाद स्पीटर स्पेस, तो नासा का टेलीस्कोप। फिर उसके बाद कैरीसिस से, तो उसका उत्तर है वैज्ञानिक। कैरीसिस जो थे वह वैज्ञानिक थे। फिर से मैं आपको उसका उत्तर बता देता हूँ। 424 प्रकाश वर्ष, तो उसमें उत्तर आएगा पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। 1.6 करोड़ वर्ष, तो नए ग्रह की उम्र। 10 करोड़ वर्ष, तो पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। सामने लिख देना है आपको उत्तर में। स्पीटज़र स्पेस, तो नासा का टेलीस्कोप। कैरीसिस से, तो वैज्ञानिक। इसके बाद जो स्वाध्याय हैं
वह स्वाध्याय मैं आपको अगले पीरियड में भेज दूंगा। तब तक आप लोगों को ये जो स्वाध्याय हैं, कुछ जो वाद विवाद हैं, ये आप हम जब स्कूल चालू होंगे तब हम उसके बारे में बताएंगे। किंतु ये जो स्वाध्याय हैं मैं अगले पीरियड में आप लोगों को लिखाऊंगा। तब तक आप लोगों को, यदि आपको ये जो मैंने प्रश्न के जो उत्तर बताए हैं लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ से अगले पीरियड में आपको भेज दूंगा। अस्तु, जय हिंद।